हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब कोई बहुत ही बढ़िया होगे और सबकी तैयारी अभी जोरों शोरों से चल रही होगी। बच्चों, मैं अतुल कुमार झा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से जो सीरीज के लेक्चर नंबर 5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बच्चों, अभी का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बायोमॉलिक्यूल। सो बिना समय गवाए, क्योंकि एग्जाम हमारा 3 तारीख को है, सो बिना कोई समय गवाए सीधा हम टॉपिक पे आते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं अपनी कहानी कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। होता क्या है, सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बेसिकली है क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। मैं लिख देता हूं यहां, दे आर नथिंग बट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। कई लोग इसको बोलेंगे हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्बन। नहीं, इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है बच्चों, ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 या 1 मिनिमम 2 और मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप हो और एक एल्डिहाइडिक या कीटो ग्रुप हो, सच कंपाउंड्स आर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स। अगर मैं बात करूं कुछ एग्जांपल्स लो कार्बोहाइड्रेट की, तो सबसे इजीली जो हमें दिखता है, जो उसको हम यूज करते हैं, दैट इज सुगर, सुक्रोज, C12H22O11, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माइल्टोज। ये सब के सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स ही है। चलिए बात करते हैं। जनरल फॉर्मूला कैन बी रिटेन एज CxH2OY। बेसिकली ये अर्लियर रिप्रेजेंटेशन था, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अब मैं बात करूं कि कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन और सैक्राइड्स के क्लासिफिकेशन की, तो बच्चों हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैक्राइड्स है। सैक्राइड्स क्या है? सुगर यूनिट्स। मोनोसैक्राइड्स, जिसमें सिंगल सुगर यूनिट है, सिंगल सुगर यूनिट, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है ये, ठीक है। ऑलिगोसैक्राइड्स, 2 to 10 सुगर यूनिट्स और ग्रेटर देन 10 सुगर यूनिट्स अगर हैं तो वो पॉलीसैक्राइड्स है। एक एक करके हम सारे मोनोसैक्राइड्स, ऑलिगोसैक्राइड्स एंड पॉलीसैक्राइड्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, मोनोसैक्राइड्स, मोनोसैक्राइड्स बेसिकली सबसे सिंपलेस्ट सुगर यूनिट्स है। इसमें एक सिंगल सुगर यूनिट है। अब इसका हम फर्दर इसको नहीं तोड़ सकते हैं, इसका हम फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं। सिंगल सुगर यूनिट is nothing but monohydrate, monosaccharides, a carbohydrates that cannot be further hydrolyzed to give simpler unit of polyhydroxy aldehydes or ketone is called monosaccharide। जिसमें सिर्फ एंड सिर्फ कितने सुगर यूनिट हैं? 1 सुगर यूनिट है। ये पूछ लिया जाता है, मोनोसैक्राइड्स 1 सुगर यूनिट, मोनोसैक्राइड 1 सुगर यूनिट। क्लियर है क्या? अब आगे बढ़ते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल मोनोसैक्राइड्स का बच्चों जितने भी हैं, चाहे वो ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, ये राइबोज हो, ये सब के सब मोनोसैक्राइड्स के यूनिट है। इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता। ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। चलिए, ऑलिगोसैक्राइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें मिनिमम ऑफ 2 मोनोसैक्राइड्स, दो कम से कम 2 सुगर यूनिट्स का ज्वाइंट या 2 या 2 से ज्यादा सुगर यूनिट्स अगर हैं कनेक्टेड, तो उसको हम बोलते हैं ऑलिगोसैक्राइड्स। क्लियर है क्या? जिसका हाइड्रोलिसिस से मिनिमम कितना सुगर मिले, सुगर यूनिट 2, और मैक्सिमम कितना मिले, 10। ऐसे सैक्राइड्स को, सैक्राइड्स मीन सुगर, ठीक है। तो ऐसे सैक्राइड्स को बच्चों हम लोग बोलते हैं ऑलिगोसैक्राइड्स। पढ़ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स दैट एल 2 to 10 monosaccharides units or 2 to 10 sugar units on hydrolysis are called oligosaccharides. They are further classified as disaccharides. Disaccharides में कितने सुगर यूनिट? 2 सुगर यूनिट। ट्राइसैक्राइड्स कितने सुगर यूनिट? 3 सुगर यूनिट। टेट्रासैक्राइड्स 4 सुगर यूनिट, depending on the number of monosaccharides or sugar unit which provide on hydrolysis। मतलब ऑलिगोसैक्राइड्स का अगर
हाइड्रोलिसिस करें तो मिनिमम कितना शुगर मिलेगा, कितना शुगर यूनिट, 2। मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 10। 2 से 10 शुगर यूनिट्स वाले सैकराइड्स को हम बोलते हैं ऑलिगोसैकराइड्स। एग्जाम्पल, एक सबसे बेस्ट डाइसैकराइड्स लेता हूं, सुक्रोज। क्या है बेसिकली बच्चों, सुक्रोज जो बनता है दो मोनोसैकराइड को कंबाइन करके, दोनों दो मोनोसैकराइड्स के कॉम्बिनेशन से एक डाइसैकराइड बनता है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल जो डाइसैकराइड का है दैट इज सुक्रोज। माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइसैकराइड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलीसैकराइड्स, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें ग्रेटर देन 10 मोनोसैकराइड्स हो, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स यूनिट। ठीक है, मतलब बेसिकली मोनोसैकराइड्स के पॉलीमरिक फॉर्म जिसमें मिनिमम ऑफ 11, ऑलिगोसैकराइड्स को हमने 10 तक कर दिया, तो बेसिकली उसके ऊपर वाले इसको हम पॉलीसैकराइड्स, जिसमें यह सीधा हम बोल सकते हैं ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके हाइड्रोलिसिस से हमें बहुत सारे नंबर्स ऑफ मोनोसैकराइड्स या जिसके हाइड्रोलिसिस से हमें बहुत सारे शुगर यूनिट्स मिले, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं बच्चों पॉलीसैकराइड्स। पॉली मींस बहुत सारा, सैकराइड शुगर यूनिट, जिसके हाइड्रोलिसिस से बहुत सारा शुगर यूनिट्स मिले। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्टार्च, सेल्यूलोज, गम्स, ये सब के सब क्या है, पॉलीमरिक फॉर्म ऑफ मोनोहाइड्रोसैकराइड्स हैं, ये पॉलीमर्स हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये तीनों सैकराइड समझ में आया होगा। एक एक बार फिर से मैं रिपीट कराता हूं। मोनोसैकराइड्स, बेस्ट एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ऑलिगोसैकराइड्स में एक ले लेते हैं डाइसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स क्या हो सकता है, सुक्रोज। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं पॉलीसैकराइड्स जिसमें बहुत सारे मोनोसैकराइड्स मिले ऑन हाइड्रोलिसिस। एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टार्च, या ले सकते हैं सेल्यूलोज। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकराइड्स। अब बच्चों इस शुगर यूनिट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उस हिसाब से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कितने नंबर ऑफ कार्बन यूनिट्स प्रेजेंट है उस हिसाब से भी हम बोल सकते हैं, हाँ या ना। तो चलिए एक एक कर डिस्कस करते हैं। अगर 3 कार्बन यूनिट प्रेजेंट है और एल्डिहाइडिक ग्रुप है मोनोसैकराइड्स में, तो उसको बोलते हैं बच्चों एल्डोट्रायोज। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, C डबल बॉन्ड O H OH। ठीक है, ये हो गया CH2OH। इसको क्या बोलेंगे, क्या ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। क्या कितने कार्बन, 3 कार्बन। एल्डिहाइडिक ग्रुप की वजह से इसको बोलते हैं एल्डोज। कितने कार्बन थे, 3 कार्बन, तो एल्डोट्रायोज। अगर 4 कार्बन हो जाएंगे तो एल्डोटेट्रोज। 5 कार्बन हो जाएंगे तो कार्बन की वजह से पेंटोज, एल्डिहाइड्स की वजह से एल्डोज, एल्डोज। तो 5 कार्बन वाले एल्डोपेंटोज। और सबसे बेस्ट मोनोसैकराइड्स जिसमें 6 कार्बन यूनिट्स हैं और एल्डिहाइडिक ग्रुप है, यही हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या हो, बेसिकली एल्डोहेक्सोज का ही एक पार्ट है। कितने कार्बन यूनिट्स हो जाएंगे, 6 कार्बन यूनिट। एक एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप की वजह से एल्डोज, 6 कार्बन की वजह से हेक्सोज, तो एल्डोहेक्सोज। क्लियर। चलिए एल्डोहेप्टोज, ये भी समझ में आया होगा। अब अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो कीटोज। अब 3 कीटोन वाले हैं तो कीटोट्रायोज, 4 वाले हैं तो कीटोटेट्रोज, कीटोपेंटोज, कीटोहेक्सोज, कीटोहेप्टोज, लाइक दैट। तो मोनोसैकराइड्स का हम इस तरीके से नाम करते हैं। अगर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम मिनिमम 3 है तो ट्रायोज, एल्डिहाइडिक ग्रुप की वजह से एल्डोज, तो एल्डोट्रायोज। अगर यही कीटो वाला है तो कीटोट्रायोज। अगर 6 कार्बन है तो कीटोहेक्सोज, कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप अगर है तो। और अगर एल्डिहाइडिक वाला फंक्शनल ग्रुप है तो एल्डोहेक्सोज। और एल्डोहेक्सोज का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज। क्लियर है। चलिए बच्चों अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिएक्शन।
इस बेसिस पे हम मेनली कार्बोहाइड्रेट्स को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर मतलब ऐसा शुगर जो ऑक्सीडाइज हो जाए, जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करे, ठीक है, तो ऐसे शुगर को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, जिसका ऑक्सीडेशन हो जाए। अब किसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा कैसे जानेंगे, तो एक सिंपल थंब रूल है, जितने दुनिया के मोनोसैकेराइड्स हैं वो सबके सब रिड्यूसिंग शुगर है, और अगर रिड्यूसिंग शुगर हैं तो ऑक्सीडाइज होंगे, तो सिंपल सी बात है, तो ये सब क्या देंगे, पॉजिटिव टॉलरेंस रिएक्शन देंगे, पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट देंगे। जितने दुनिया के मोनोसैकेराइड्स हैं वो सबके सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेंगे, वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, वो मतलब पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट, ये सब के सब वो देंगे। क्या डाइसैकेराइड्स भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, लाइक एक सुक्रोज 100% ये भी देता है। डाइसैकेराइड्स इन विच एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप्स आर फ्री, ठीक है, इसके ये भी हमारे रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए, जिसका ऑक्सीडेशन विच कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड, विच कैंट बी ऑक्सीडाइज्ड। थोड़ी देर के बारे में, इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा जब हम लोग ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और ये सब हेमी एसिटल एसिटल की बात कर रहे होंगे, उस समय थोड़ा और बेटर वे में बता दूंगा। अभी के लिए याद रखना, स्टार्च, सेल्यूलोज ये सब नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज ये सब रिड्यूसिंग शुगर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज है क्या, पहले एल्डो हेक्सोज, मतलब 6 कार्बन, मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर। कितने कार्बन है इसके पास, 1, 4, 5 और एक 6, ठीक है क्या? चलिए इसके और स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। ये रहा हमारा बच्चों स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज। अब यहां पे हम बात करते हैं एल्डोहेक्सोज की। सब कुछ और काम की बातें मैं बता देता हूं। इस कार्बन, पहले तो कार्बन कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पक्का। अच्छा, इसमें कायरल कार्बन कितने हैं, ऐसा कार्बन जिसके पास चारों ग्रुप्स कनेक्टेड डिफरेंट हो। तो एक कायरल कार्बन ये है, 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 पक्का। मतलब 4 कायरल कार्बन है। मतलब इस एल्डोहेक्सोज के कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स, तो 2⁴ 4 कायरल सेंटर। सो टोटल कितना फॉर्म, 16 फॉर्म, पक्का क्या? एल्डोहेक्सोज के टोटल 16 फॉर्म, और उसी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में से एक हमारा जो फॉर्म है वो है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पे और खास ध्यान देते हैं। चलिए पहले तो स्ट्रक्चर में लिख दूं फिर से, COH एल्डिहाइडिक ग्रुप है। अब होता है HOH एक प्रेजेंट, फिर होता है OHH, अच्छा फिर हो जाता है HOH CH2OH। अब चीज देख रहे हो यहां पे कि ये D क्या लिखा हुआ है, तो बच्चों जैसे D है वैसे एक और फॉर्म होता है L फॉर्म। अब ये D फॉर्म और L फॉर्म क्या होता है, तो इसको भी बता देता हूं। कैसे जानेंगे कि ये D वाला फॉर्म है और कैसे जानेंगे कि ये L वाला फॉर्म है, तो लास्ट कायरल कार्बन पे पहुंच जाना है। कहां पहुंचना है, लास्ट कायरल कार्बन, क्या यही है? लास्ट कायरल कार्बन पे अगर OH राइट साइड में है तो ये D फॉर्म है। क्या फॉर्म है? D फॉर्म है। और अगर लास्ट कायरल कार्बन पे अगर OH लेफ्ट साइड में है तो कौन सा फॉर्म है? L फॉर्म है। चमका क्या? फीसर प्रोजेक्शन में लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन, लास्ट कायरल कार्बन पे पहुंचना है। उस कार्बन पे अगर OH राइट साइड में दिख रहा है मतलब वो D फॉर्म ऑफ एल्डोहेक्सोज है, और अगर लेफ्ट साइड में दिख रहा है तो L फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या L फॉर्म ऑफ एल्डोज है या कीटोज है। क्लियर है? पक्का। चलिए अब एक और टर्म आपको दिख रहा होगा, एपीमर्स।
क्या होता है ये दिखाता हूं। इन दोनों कंपाउंड का क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? क्या ये बेसिकली एल्डोहेक्सोज के ही डिफरेंट डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स है? हाँ या ना? बिल्कुल है। बट क्या ये आपस में मिरर इमेज है? ना। मिरर इमेज है क्या? चेक करो। कैसे चेक करोगे? बस एक यहाँ पे मिरर डाल दो। मिरर में अब इस पोजीशन पे तो इन्वर्जन है बिल्कुल, बट इस पोजीशन पे अगर देखूं तो एच यहां होना चाहिए, मतलब एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। अच्छा, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है? बिल्कुल है। ऑप्टिकली एक्टिव नॉन मिरर इमेज क्या हो जाता है? डायस्टीरियोमर। तो एपीमर हमेशा क्या होता है? डायस्टीरियोमर्स। एपीमर्स हमेशा क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर्स। अब एक और बात, ऐसे डायस्टीरियोमर्स ऐसे डायस्टीरियोमर्स जो सिर्फ एंड सिर्फ एक कार्बन पे अपने कॉन्फ़िगरेशन में डिफर करते हैं। अगर हम यहां पे देखें तो देखिए, इस कार्बन पे HOH, OHH, OHH, बट इस कार्बन पे अगर फोकस करें, क्या यहां पे इस कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है क्या? और अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है तो आपस में क्या हो गए? एपीमर्स। तो ऐसा डायस्टीरियोमर्स जो एक कार्बन के अराउंड डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन रखता हो उसको हम बोलते हैं एपीमर्स। एक ये, ऑल एपीमर्स आर डायस्टीरियोमर्स, बिल्कुल, बट ऑल डायस्टीरियोमर्स आर नॉट एपीमर्स। पक्का क्या? अरे बोलो। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल्स। क्लियर है या नहीं है? अरे हाँ या ना? चलिए, एपीमर्स क्लियर हो गया। ऐसा दो स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म जो एक कार्बन पे अपने कॉन्फ़िगरेशन में डिफर कर रहा हो, बाकी हर जगह सेम हो, ऐसे को हम बोलते हैं एपीमेरिक फॉर्म। अब बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बच्चों, ग्लूकोज दोनों फॉर्म में पाया जाता है, ओपन चेन फॉर्म में। अभी जो हम देख रहे थे फिशर प्रोजेक्शन, जिसमें बेसिकली अगर मैं एक डी ग्लूकोज की बात करूं जिसका फॉर्मूला था कुछ ऐसा, HOH, OHH, HOH, HOH, CH2OH, यही था क्या डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज? डी फॉर्म में मतलब OH वाज ऑन द राइट साइड। अब ये जो ओपन चेन है, यहां पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता था, और उस न्यूक्लियोफिलिक अटैक की वजह से इस कंपाउंड का साइक्लाइजेशन भी हो सकता है। सो ग्लूकोज अपने साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। कैसे? चलिए देखते हैं। पहले इस पे आते हैं, इसके बाद प्रीवियस स्लाइड्स पे जाएंगे। हम सीधा का सीधा इस स्ट्रक्चर पे फोकस करने वाले हैं, बाकी सब हमारे लिए अभी काम का ये दोनों नहीं है। पहले इस स्ट्रक्चर पे, क्या इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर? हाँ या ना? है। क्या ये कार्बोनिलिक कार्बन, क्या कार्बोनिल पे अल्कोहल अटैक कर सकता है? क्या ये वाला जो ग्रुप है, क्या ये अल्कोहल है? अल्कोहल। क्या ये इस पे अटैक कर सकता है? अच्छा, क्या इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो क्या इस पे फ्रंट साइड एंड बैक साइड दोनों से अटैक कर सकता है? तो क्या दो, अगर इस पे इस अल्कोहल ने अटैक किया तो क्या दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे? बच्चों, यही दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट है। अच्छा, अब खास बात, अगर अल्कोहल इस पे जाके अटैक किया तो कितने मेंबर का साइक्लिक रिंग बन सकता है? तो एक कार्बन पे अटैक किया था तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार, पांच, और छठा ऑक्सीजन भी तो डायरेक्टली इस कार्बन से कनेक्टेड है। मतलब बेसिकली एक हमें 6 मेंबर का रिंग मिल गया। मैं यहां से करता हूं 1 2 3 4 5, और ये ऑक्सीजन 6, मतलब एक 6 मेंबर का साइक्लिक रिंग मिलेगा जिसमें 5 कार्बन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा। अब एक बात, इस कार्बन पे फोकस करते हैं। बच्चों, अल्कोहल ने इस पे फ्रंट साइड एंड बैक साइड दोनों तरीके से अटैक किया था, तो दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिला। अब आप नीचे देख रहे होगे अल्फा डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज क्यों है? ये तो चमका। ग्लूकोज क्या था? पहले ये चमका। इसका डी क्या है? ये भी चमका क्या? क्योंकि लास्ट कायरल कार्बन पे OH राइट साइड में। अब ये अल्फा,
बच्चों हो क्या रहा है, क्या यहाँ पे एक हेमी एसिटल का फॉर्मेशन हो रहा है? कैसे दिखाता हूं, इस कार्बन पे फोकस करो। इस कार्बन पे क्या एक H, क्या एक OH और क्या एक OR ग्रुप? कार्बन हैविंग H, OH एंड OR, क्या इसी को हम बोलते हैं हेमी एसिटल? हाँ या ना? अब इस हेमी एसिटल रिंग में कार्बोनिलिक कार्बन वाले पे अगर हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में हुआ, हाइड्रोजन अगर लेफ्ट साइड में हुआ तो हो जाता है बच्चों अल्फा डी ग्लूकोज। क्या होगा? अल्फा फॉर्म। और अगर हाइड्रोजन राइट साइड में हुआ तो वो हो जाता है बीटा फॉर्म। तो ग्लूकोज क्या करता है, पहले तो 6 में एल्डोहेक्सोज था, लास्ट वाला जो OH था उस पे अटैक करके एक 6 मेंबर का रिंग बनाया। उसके वजह से ये कैसा रिंग है? ये हेमी एसिटल रिंग है। कैसा है? ग्लूकोज का यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है? हेमी एसिटल फॉर्म में। क्यों हेमी एसिटल फॉर्म में है? इसके पास एक OH ग्रुप है, एक एथर ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, बाकी अल्काइल ग्रुप है। क्लियर है? अच्छा, इस हेमी एसिटल वाले में अगर हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में हुआ तो वो अल्फा फॉर्म और राइट साइड में हुआ तो वो बीटा फॉर्म। क्लियर है? दोनों साइक्लिक फॉर्म क्लियर है? क्या होता है अल्फा डी ग्लूकोज? क्लियर है? अब यहीं पे एक कहानी, क्या इस कार्बन के, कार्बोनिलिक कार्बन के अराउंड अब स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 3 में देखें तो क्या कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है? बाकी सब जगह सेम दिख रहा होगा, हाँ या ना? तो बच्चों इस कार्बन, कार्बन नंबर 1 और कार्बोनिलिक कार्बन जिसके अराउंड हमें दो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं, ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं एनोमरिक कार्बन। क्या बोलते हैं? एनोमरिक कार्बन। क्या अब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे का डायस्टीरियोमर्स है? बिल्कुल है। क्या ये एपिमर्स भी है? हाँ, एक कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, बट क्या ये एपिमर्स का भी एक स्पेशल पार्ट है? क्योंकि ये फर्स्ट जरूरी नहीं है, एपिमर्स में कहीं भी किसी भी कार्बन पे डिफर कर सकता है, लेकिन एनोमर्स में सिर्फ कार्बोनिलिक कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट कर रहा है, क्योंकि उसी पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ था। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, चलिए। एनोमर्स, द टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म। हेमी एसिटल क्यों था बता दिया मैंने। ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एट कार्बन नंबर 1 ओनली। सच ए कार्बन्स आर कॉल्ड एनोमरिक कार्बन। क्लियर है बच्चों? तो एनोमर्स क्या होता है, एपिमर्स क्या होता है, आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं। तो ये ग्लूकोज का जो साइक्लिक फॉर्म है, क्या उसमें 6 मेंबर का रिंग बन रहा है क्या? और क्या कुछ ऐसा बन रहा है क्या जिसमें 5 कार्बन है क्या और एक ऑक्सीजन है क्या? ऐसे रिंग को हम क्या बोलते हैं? पायरेन ही टाइप का स्ट्रक्चर है क्या ये? अरे हाँ या ना बोलो, यही तो होता है पायरेन स्ट्रक्चर। इज अ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन एटम इन द ring. The cyclic structure of glucose is more correctly represented by Haworth projection. क्या होता है दिखा देता हूं बच्चों। यही कार्बन जो है ये एनोमरिक कार्बन है, क्योंकि इसी पे अटैक हुआ था। अब इस पे एक और बात, काम की बात, क्या इस कार्बन पे बस फोकस करो। कौन कौन सा ग्रुप दिख रहा है? एक तो अल्कोहल दिख रहा है पक्का, दूसरा हाइड्रोजन भी तो दिख रहा है, और तीसरा एथर भी दिख रहा है, OR ग्रुप भी दिख रहा है। कार्बन, हाइड्रोजन, OH, OR, क्या यही कार्बन के अराउंड हेमी एसिटल का फॉर्मेशन है? अच्छा, अब ये हेमी एसिटल वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं ना, ये हमेशा ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। तो बस अगर स्ट्रक्चर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं, तो बस चेक करो एनोमरिक कार्बन पे OH और OR है या नहीं। अगर एक H, एक OH और एक OR हो गया, ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर हमेशा टूट जाएगा, हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, और ऐसा शुगर को हम बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर है? अब दो फॉर्म है, एक है अल्फा फॉर्म और एक है बीटा फॉर्म। ये दोनों फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन किस कार्बन के अराउंड डिफर करेगा? तो
तो एनोमरिक कार्बन के अराउंड ही कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर रहा है। चेक कर लो, एक में H ऊपर, एक में H नीचे। फिशर प्रोजेक्शन में काम की बात, फिशर प्रोजेक्शन में अगर हाइड्रोजन जो लेफ्ट साइड होता है उसको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में ऊपर लिखते हैं। फिशर में जो लेफ्ट साइड होता है वो साइक्लिक में अप पे होता है, नॉट यूपी, अप पे होता है। क्लियर है क्या? अच्छो, तो अभी तक हमने स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज तो देख लिया, साइक्लिक फॉर्म एज वेल एज ओपन फॉर्म, हाँ या ना? हम ये समझ गए डी ग्लूकोज क्या होता है, एल ग्लूकोज क्या होता है। अगर OH लेफ्ट साइड हुआ तो L, राइट साइड हुआ तो D। कौन से कार्बन पे? तो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे। इसके बाद अल्फा फॉर्म क्या होता है, एनोमरिक कार्बन पे अगर लेफ्ट साइड हाइड्रोजन हुआ अल्फा, राइट साइड हुआ बीटा। साइक्लिक में जो लेफ्ट में होता है फिशर में, वो साइक्लिक में अप में होता है। तो हम ग्लूकोज के बारे में समझ तो चुके हैं, हाँ या ना? चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज बात कर ले। यहाँ पे बेसिकली बच्चों होना चाहिए रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है? रिएक्शंस, सबसे पहले मोस्ट कॉमन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन। तो ग्लूकोज को हम नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग इट विथ HI के साथ अगर हीट कर दिए तो सिंपली N हेक्सेन में ये कन्वर्ट हो जाता है। चलिए आगे, ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म ऑक्साइम एंड एड्स मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव साइनोहाइड्रिन। ओके, चलिए ये दोनों रिएक्शन भी, NH2OH को ही बच्चों हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। अब ये सिंपल सी बात है, यहां पे कार्बोनिल है क्या, C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है क्या, ये NH2Z है क्या? आई होप आपको याद होगा ना, याद है क्या? अभी लास्ट क्लास में हमने सीखा था, यहां से 2 हाइड्रोजन हटा डालो, यहां से ऑक्सीजन हटा डालो, मतलब पानी हटा डालो। अब इन दोनों को कनेक्ट कर दो, C डबल बॉन्ड NZ, यही बना क्या? इसको हम बोलते हैं, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हम बोलते हैं ऑक्साइम्स। क्या बोलते हैं? ऑक्साइम्स। चमका क्या बच्चों? तो ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करके यही ऑक्साइम का फॉर्मेशन करता है। चलिए एक और बात, ग्लूकोज क्या HCN के साथ भी रिएक्शन कर सकता है? हाँ, HCN H प्लस CN माइनस। ये सिंपल सी बात है, कोई भी कार्बोनिल कार्बन पे अगर HCN का अटैक कराओगे तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ये बनता है, HOH HCN। कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज वेल एज CN, कार्बन के ऊपर एक OH ग्रुप, दूसरा CN ग्रुप, इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन करता है, कार्बन के ऊपर एक CN और एक OH। क्लियर? यही दोनों लिखा हुआ था, टू गिव साइनोहाइड्रिन। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ साइनोहाइड्रिन, NH2OH के साथ हाइड्रोक्सिल अमीन बेसिकली के साथ ऑक्साइम्स, वही ओसा जोन में होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, ये ब्रोमीन वाटर जो है ये ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देता है, और किस में करता है? ग्लूकोनिक एसिड में। फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से लिखता हूं C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि मैं लिखूंगा तो आपको याद हो जाएगा। फिर यहां पे क्या है? HOH OHH, और यहां पे क्या है? HOH का रिपीटेशन, और नीचे क्या है? CH2OH। जैसे ही इसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे ना, H2O के साथ, एल्डिहाइड वाले पार्ट को कर देना, बाकी सबको एज इट इज छोड़ देना, और इस कंपाउंड को कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। मतलब यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देना, बाकी एज इट इज छोड़ डालना, ग्लूकोनिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं बच्चों। ग्लूकोज को जब भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर के साथ रिएक्ट कराओगे, ऊपर का एल्डिहाइडिक ग्रुप और नीचे का प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, मतलब ये और ये दोनों एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड, नीचे भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड, और ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं सैकरिक एसिड। दो COOH ग्रुप। क्लियर है क्या? अच्छा, ये क्या था हमारा ग्लूकोनिक एसिड, कहां से मिला था? ग्लूकोज के को जब हमने किसके साथ रिएक्ट कराया था? ब्रोमीन वाटर के साथ, हाँ या ना? ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोनिक एसिड मिला। उस ग्लूकोनिक एसिड में एक HNO3 डाल दो या कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर डाल दो, यू आर गोइंग टू गेट सैकरिक एसिड। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, चलिए अब बात करते हैं फ्रुक्टोज की। तो ग्लूकोज क्या था? एल्डोज फैमिली से बिलोंग करता था। ये फ्रुक्टोज किस फैमिली से बिलोंग करेगा? कीटोज, कीटोज फैमिली से। चलिए अगर इसमें भी देखें तो कितने कार्बन एटम्स दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है क्या? तो ये क्या, ये भी क्या कीटो हेक्सोज है क्या? ग्लूकोज क्या था? एल्डोहेक्सोज का एक क्लास। ये क्या हो जाएगा? कीटोहेक्सोज का एक पार्ट। ठीक है। On the basis of reaction, the nature of it in the presence of plain polarized light and the position of hydroxyl group at chiral center, it can be presented as deep fructose और L fructose। कैसे हम बोलते हैं ये deep fructose है? बस हम लास्ट कार्बन पे जाएंगे। लास्ट कार्बन अगर राइट साइड हुआ तो ये डी फॉर्म, अगर लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन, नॉट लास्ट कार्बन, लास्ट कायरल कार्बन, लास्ट कायरल कार्बन अगर में OH अगर राइट साइड हुआ, राइट साइड हुआ तो डी फॉर्म, OH अगर लेफ्ट साइड हुआ तो एल फॉर्म। फ्रुक्टोज क्या है? कीटो हेक्सोज है, कीटो ग्रुप का है, आपको दिख रहा होगा। कीटो ग्रुप C डबल कार्बोनिलिक के दोनों साइड एल्काइल चेन लेंथ, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पे भी क्या साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है? चूंकि यस कर सकता है। क्यों? तो यहां पे भी तो कार्बोनिलिक कार्बन है ना? और क्या यहां पे भी हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप है तो कार्बोनिलिक कार्बन पे अल्कोहल अटैक करेगा और अटैक करके साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करेगा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है कितने मेंबर का साइक्लाइजेशन होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पे 5 मेंबर का साइक्लिक रिंग बनता कैसे। चलिए, मेरे पास यही फ्रुक्टोज है क्या? अब होता क्या है, ये कार्बोनिलिक कार्बन है, इस कार्बोनिलिक कार्बन पे OH का अटैक किया। क्या कार्बोनिलिक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फिर से sp2, मतलब फ्रंट अटैक और बैक अटैक, दोनों पक्का। बैक अटैक मतलब कितने प्रोडक्ट? 2 प्रोडक्ट। अच्छा, अब खास बात, कितने मेंबर का साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन? तो 1 2 3 4 और 5वां क्या है? ऑक्सीजन है क्या? मतलब 5 मेंबर का साइक्लिक रिंग जिसमें 4 कार्बन और 1 OH ग्रुप। अब एक खास बात और, बोलोगे सर एल्डिहाइड में यहां पे एक हाइड्रोजन होता था, हाँ या ना? तो हम हाइड्रोजन अगर लेफ्ट में हुआ तो अल्फा बोल देते थे और राइट में हुआ तो क्या बोलते थे? बीटा बोलते थे। यहां पे तो हाइड्रोजन दिख ही नहीं रहा है, यहां पे तो जो ग्रुप इसके साथ कनेक्टेड है वो CH2OH है, तो हाइड्रोजन को CH2OH से रिप्लेस कर दो। अगर CH2OH लेफ्ट साइड में चला गया तो अल्फा वाला हो जाएगा और राइट साइड में चला गया तो बीटा वाला हो जाएगा। देखते हैं, देखिए एक तो 5 मेंबर का साइक्लिक रिंग दिख रहा है। CH2OH अगर लेफ्ट साइड में गया तो ये क्या? अल्फा फॉर्म था। D क्यों है? तो D इसलिए है कि OH राइट साइड में था। अच्छा, यही CH2OH अगर राइट साइड में चला गया तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? बीटा फॉर्म। क्या यही कार्बन हमारा एनोमरिक कार्बन है? एनोमरिक कार्बन मतलब कौन सा कार्बन? कार्बोनिलिक कार्बन, जिसपे
न्यूक्लियोफाइल, कौन सा न्यूक्लियोफाइल? OH का अटैक हुआ है, और OH के अटैक से कितने प्रोडक्ट मिले? 2 प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट जिसमें CH2OH लेफ्ट साइड में जाएगा, और एक वाले में CH2OH राइट साइड में जाएगा। अरे जिसमें लेफ्ट साइड में जाएगा वो अल्फा वाला फॉर्म, जिसमें राइट वाले में जाएगा बीटा वाला फॉर्म। कितने मेंबर का साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन? तो 5 मेंबर का। 5 मेंबर का जो साइक्लिक रिंग होता है उसको हम बोलते हैं फ्यूरान टाइप का स्ट्रक्चर हो रहा है क्या? तो यहां पे क्या हो जाएगा इसका नाम? फ्यूरानोज टाइप का क्या? अच्छा, तो इसका नोमेनक्लेचर नाम क्या हम बोलेंगे? तो क्या ये फ्रुक्टोज ग्रुप है? तो फ्रक्टो। क्या यहाँ पे फ्यूरान रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है? तो क्या फ्यूरानोज। तो फ्रक्टो फ्यूरानोज क्यों हुआ? ये चमका। डी क्यों हुआ चमका? चूंकि लास्ट कायरल कार्बन पे OH राइट साइड में था, तो इसलिए डी। अल्फा क्यों हुआ चमका? चूंकि CH2OH लेफ्ट साइड में है। तो फ्रक्टोज का भी 2 फॉर्म हो सकता है, अल्फा डी या एल कुछ भी हो सकता है, फ्रक्टो फ्यूरानोज, और बीटा डी या एल फ्रुक्टो फ्यूरानोज। पक्का? अल्फा फॉर्म या बीटा फॉर्म एनोमरिक कार्बन के पोजीशन के कॉन्फ़िगरेशन के डिफरेंट की वजह से आया। एक में CH2OH लेफ्ट साइड में है, जिसमें CH2OH लेफ्ट साइड में था वो अल्फा फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोफ्यूरानोज है, और जिसमें CH2OH राइट साइड में है एनोमरिक कार्बन के, वो है बीटा फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोफ्यूरानोज। क्लियर है बच्चों? चलिए, अगर CH2OH लेफ्ट में हुआ तो साइक्लिक फॉर्म में हैवर्थ प्रोजेक्शन में वो कहां जाएगा? ऊपर। फीसर में जो लेफ्ट साइक्लिक में वो अप, फीसर में जो राइट साइक्लिक में वो डाउन। CH2OH जैसे ही ऊपर दिख जाए मतलब ये कौन सा फॉर्म है? अल्फा फॉर्म। क्या ये फ्यूरानोज रिंग है? क्या ये फ्रक्टोज है? तो अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। बीटा क्यों? CH2OH डाउन था, यहां पे राइट साइड में था। क्लियर है? क्या यही वाला कार्बन एनोमरिक कार्बन है? एनोमरिक कार्बन है। क्या यही कार्बन के ऊपर एक मेरे पास OH ग्रुप है, एक OR ग्रुप है, बाकी 2 अल्काइल ग्रुप है। तो फ्रुक्टोफ्यूरानोज का जो साइक्लिक रिंग होता है कि वो बेसिकली हेमीकीटल हो सकता है क्या? हेमीकीटल मतलब इसके पास क्या है? 2 अल्काइल ग्रुप, एक OH ग्रुप और एक OR ग्रुप। अरे क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ जाए, चलिए। तो बच्चों अब हम बात कर रहे थे एक डाइसैक्राइड्स की। डाइसैक्राइड्स बनता कैसे? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोनोसैक्राइड्स। सबसे बेस्ट एग्जांपल डाइसैक्राइड्स का क्या हो सकता है? तो सुक्रोज। बनता कैसे है? तो सुक्रोज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बच्चों हमें मिल जाता है सुक्रोज। अब कौन सा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड कौन सा फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज और उसका कॉम्बिनेशन कैसे होता है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ग्लूकोज की बात करता हूं। तो बच्चों बेसिकली ये जो डाइसैक्राइड्स बनता है, ये बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। और बेटर होगा इसको मैं लिखूं, रादर देन राइटिंग दिस वन अल्फा डी ग्लूकोज, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। अब आप एक बीटा डी फ्रक्टोपाइरानोज स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या? बिल्कुल। एक अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या? बनाइए जल्दी। बच्चों अगर मैं सबसे पहले ग्लूको वाले रिंग की बात करूं तो कुछ ऐसा होता है क्या? मेरे लिए जो सबसे काम का चीज है, जस्ट एक सेकेंड, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं इसको ताकि नीचे हम लोग ये बना पाए। तो एक मैं बना रहा हूं 6 मेंबर का
ग्लूकोपाइरानोज स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहां पे अगर मैं ग्लूकोपाइरान अल्फा फॉर्म की बात करूं तो अल्फा में H कहां होगा? ऊपर। तो OH कहां होगा? नीचे। मतलब H यहां, OH यहां, और बाकी ग्रुप तो आप लगा ही डालोगे। क्लियर है ना? ये अल्फा वाला ग्लूको फॉर्म है। अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। अब ये बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, इसमें मेरे को बस इस कार्बन से मतलब है। यहां पे अगर बीटा फॉर्म है तो CH2OH कहां होगा? नीचे। मतलब OH फॉर्म कहां होगा एनोमरिक कार्बन पे? ऊपर। चमका क्या? अरे हाँ या ना? अब करना क्या है? बेसिकली इन्हीं दोनों को कंबाइन करना है। कैसे? बस आप इससे एनोमरिक कार्बन पे आप फोकस करो, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे। OH ग्रुप, OH ग्रुप, एक यहां से OH उड़ाना है, एक यहां से OH उड़ाना है। एक OH और एक जगह से H, एक जगह से OH, एक जगह से H। मान लिया मैंने यहां से H उड़ा दिया और यहां से OH उड़ा दिया, मतलब फाइनली H2O उड़ा दिया। अब ये दोनों रिंग आपस में क्या हो गए? कनेक्ट हो गए। कैसे? तो दिखाता हूं। कुछ इस तरीके से देखिएगा, OH था ही। अब ये जो ग्लूको रिंग है, फ्रुक्टोज वाला रिंग जो था, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। यहां पे तो एक CH2OH था, यहां का OH निकल गया। अब ये जो दो रिंग आपस में कनेक्ट हुए हैं, ये एनोमरिक कार्बन के अराउंड हुए हैं थ्रू अ लिंकेज विच इज रेफर्ड एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। थ्रू अ लिंकेज रेफर्ड एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो सुक्रोज जो बनता है बेसिकली वो कार्बन 1 and carbon 2, carbon 1 of alpha D glucopyranose and carbon 2 C1 of alpha D glucopyranose and C2 of beta D fructopyranose। इन दोनों एनोमरिक कार्बन पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज चमका क्या? ये ऑक्सी लिंकेज जो है, यही ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं कुछ और डायसैक्राइड्स के बारे में। जो सबसे कॉमन डायसैक्राइड्स है आफ्टर सुक्रोज इज माल्टोज एंड लैक्टोज। तो ये दोनों भी कैसे बनता है, कौन सा लिंकेज है, किस किस कार्बन का कनेक्शन है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो माल्टोज। माल्टोज इज बेसिकली फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, it's found by the combination of alpha D glucopyranose and alpha D glucopyranose itself। दो अल्फा डी ग्लूकोज और ग्लूकोपायरानोज के बीच ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से माल्टोज का फॉर्मेशन होता है। कौन से कार्बन पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इस वाले में। क्या ये कार्बन नंबर 1 एनोमरिक कार्बन, फर्स्ट रिंग का एनोमरिक कार्बन, ये जिसके पास OH है। इस सेकंड वाले रिंग में 1 2 3 4 के पास OH है। क्या ये वाला भी अल्फा फॉर्म ही है? क्या ये वाला भी अल्फा फॉर्म ही है? अब इससे OH इसका डाउन और इसका OH डाउन, इन दोनों OH से मैंने क्या निकाल लिया? H2O। अब ये दोनों के बीच में बेसिकली क्या, दोनों के दोनों रिंग किसके थ्रू ज्वाइंड है? थ्रू ऑक्सी लिंकेज, ऑक्सीजन एटम्स। इसी को लिंकेज को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो माल्टोज क्या है? अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज और अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज का ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 एंड C4 कार्बन। C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। क्लियर है बच्चों? माल्टोज C1 C4 लिंकेज, कौन सा लिंकेज? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता कैसे? एक रिंग का OH, दूसरे रिंग का OH, उसमें से वाटर हटा दो, सिर्फ ऑक्सीजन बचा, दैट इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्लियर है? चलिए एक और।
लैक्टोज पहले पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इनवर्ट शुगर या म्यूटा रोटेशन क्या होता है। पहले लैक्टोज बनता कैसे है, तो ये लेते हैं हम बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, और इन दोनों के बीच में फिर से कौन सा लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, किसके किसके बीच में, C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। इसी लैक्टोज को हम लोग बच्चों बोलते हैं मिल्क शुगर। ये इंपॉर्टेंट है, C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। कौन कौन सा, तो बीटा डी, दोनों का बीटा फॉर्म लेते हैं, ग्लूकोज का एंड गैलेक्टोज का। गैलेक्टोज का एनोमरिक कार्बन, ग्लूकोज का C4 कार्बन, इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। दिखा देता हूं, देख लीजिए, ये गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है, और ये क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का कौन सा कार्बन, C4 कार्बन, गैलेक्टोज का कौन सा कार्बन, C1 कार्बन। इन दोनों के बीच में क्या है, यही ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। क्लियर है क्या? चलिए, अब एक खास बात, ये जितने भी डायसैक्राइड्स आप देख रहे होगे सब में क्या एक हेमी एसिटल प्रेजेंट है ही क्या? तो अगर हेमी एसिटल जब भी प्रेजेंट होता है, ऐसे सारे सुगर्स ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। रिंग में जैसे ही आपको हेमी एसिटल दिख जाए, मतलब उसका ऑक्सीडेशन है और वो रिड्यूसिंग शुगर है। तो क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है? लैक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है, सबके सब है। क्यों? क्योंकि एक जो एक्सट्रीम राइट वाला कार्बन था दूसरे रिंग का, उसके एनोमरिक कार्बन पे अभी भी हमारे पास हेमी एसिटल रिटेन्ड है, इसके पास अब नहीं है। ये अब एसिटल में कन्वर्ट हो गया, तो एसिटल में अगर हो गया तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, लेकिन अगर HOH प्रेजेंट है और एक OR है, हो जाएगा। अब एक टर्म होता है म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन होता क्या है? बेसिकली अब मैं ग्लूकोज की ही बात करूं, दो डिफरेंट फॉर्म में होगा, हाँ या ना? पक्का। तो क्या दो डिफरेंट फॉर्म का ऑप्टिकल रोटेशन या ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट होगा? हो सकता है एक डेक्स्ट्रो हो तो दूसरा क्या हो जाएगा, लीवो। तो यही चेंज इन द ऑप्टिकल एक्टिविटी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, इस म्यूटा रोटेशन। बच्चों, जनरली जितने मोनोसैकेराइड्स हैं या जितने रिड्यूसिंग शुगर हैं, वो सब के सब म्यूटा रोटेशन शो करते हैं। सुक्रोज कर सकता है, ग्लूकोज कर सकता है, फ्रक्टोज कर सकता है। क्लियर है क्या? चलिए, ये था इनवर्ट शुगर, मतलब म्यूटा रोटेशन की ही कहानी। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज का ऑप्टिकल एक्टिविटी कुछ और है, कितना ऑप्टिकल रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन 52.5 और इसका -92.4। ओवरऑल नेगेटिव में मतलब लीवो हो गया क्या? तो सुक्रोज पहले क्या था, डेक्स्ट्रो, बाद में क्या हो गया, ओवरऑल नेगेटिव ऑप्टिकल रोटेशन लेफ्ट साइड, लीवो, हाँ या ना? मतलब क्या ये चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी हुआ, पीपीएल का ओरिएंटेशन चेंज हो गया डेक्स्ट्रो से लीवो। इसी प्रोसेस को कहते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। क्लियर है क्या बच्चों? आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। डेक्स्ट्रो से किस में कन्वर्ट हो गया, लीवो में, ऑन हाइड्रोलिसिस। चलिए, अब बात करते हैं बच्चों प्रोटीन्स के बारे में। अब जो भी बातें हैं ये फैक्चुअल बातें हैं, यहां पे बहुत ज्यादा अभी केमिस्ट्री नहीं है, बस आपको चीजें दिमाग में थोड़ी बहुत रखनी है, इंफॉर्मेटिव बातें हैं। ये आप इवन पढ़ भी डालो तो आपको इजीली समझ में आ जाए। द वर्ड प्रोटीन इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियोस विच मीन्स प्राइमरी और प्राइम इंपॉर्टेंस। आपको पता ही है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी है। ओके, are the most abundant biomolecules of the living system, chief source of proteins, पता है, मिल्क, चीज, पल्स, पीनट्स, ये सब के सब क्या है, मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है। आगे बढ़ते हैं। They are present in every part of the body and form the fundamental basis and structure of function of life. They are also required for the growth and maintenance of body. ये सब मतलब
इंफॉर्मेटिव बातें हैं जो सब आपको पता है। यहाँ पे कुछ भी केमिस्ट्री नहीं है जो मैं, या कुछ भी केमिकल रिएक्शंस नहीं है जिसके मैकेनिज्म को समझाया जा सके। और प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, और मेनली अल्फा अमाइनो एसिड्स। ठीक है, क्या होता है अल्फा अमाइनो एसिड्स, थोड़ी देर में आते हैं, यहां पे अब काम की चीजें आएंगी। ओके, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ये फिर से इंपॉर्टेंट है। दो तरीके होते हैं, एक होता है बच्चों फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। अगर अमाइनो एसिड्स का लिंकेज, 3 लिंकेज हुआ, साइड बाय साइड लिंकेज हुआ, तो हमें फाइब्रस मिलता है, ब्रांचिंग की वजह से ग्लोबुलर मिलता है। फोल्ड होता है यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर की वजह से हमें ग्लोबुलर प्रोटीन्स मिल रहा होता है। तो फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, लीनियर साइड बाय साइड लिंकेज फाइब्रस। चलिए बच्चों अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो बेसिकली हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। अगर मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पे बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर बच्चों इस बेसिस पे है कि अमाइनो एसिड्स का किस सीक्वेंस पे अरेंजमेंट किया गया है। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स रेफर्स टू द सीक्वेंस in which amino acids are held together by peptide bonds। बेसिकली ये अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस के हिसाब से डील करता है। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, एक हेलिकल स्ट्रक्चर और एक दैट इज अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर एंड दूसरा बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं हेलिकल स्ट्रक्चर तो ये बेसिकली कोयल शेप्ड में होता है, कुछ ऐसा। कुछ इस तरीके से होता है, राइट, फोल्डेड स्ट्रक्चर्स में होता है। और यहां पे अगर मैं बात करूं इसमें भी बेसिकली सीक्वेंस ऑफ एक अमाइनो एसिड्स है। और ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर के पीछे का जो मेजर रीजन है दैट इज एच बॉन्डिंग। ठीक है, चलिए hydrogen bonding basically occurs between C double bond O and NH, occurs in different types of same rail chain resulting in folding of polypeptides, जिसकी वजह से हमें एक टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर मिल सकता है। These chains gets fully stretched or extended resulting in a flat sheet structure, जिसको हम बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर के बारे में कहते हैं। और यहां पे इन बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर क्या होते हैं, साइड बाय साइड हेल्ड होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग वंस अगेन। अब बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर्स की। तो यहां पे बहुत सारे हेलिकल स्ट्रक्चर्स कॉइल फॉर्म में हो रहे होते हैं। द टर्शियरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का ही एक कॉइल फॉर्म में आ जाना बेसिकली रिप्रेजेंट करता है टर्शियरी स्ट्रक्चर को। अभी मैं दिखाता हूं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, द सीक्वेंस इन विच अमाइनो एसिड्स आर अरेंज्ड, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन वी हैव सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, बेसिकली 2 तरीके के, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स में हेलिकल स्ट्रक्चर क्यों है, बिकॉज ऑफ एच बॉन्डिंग, एच बॉन्ड। बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स भी बेसिकली एच बॉन्डिंग की वजह से ही वो साइड बाय साइड हेल्ड किए जाते हैं। ठीक है, थर्ड, the 3-dimensional structure of proteins refers to the tertiary structure। टर्शियरी स्ट्रक्चर में बच्चों अगर मैं बात करूं वही सेकेंडरी स्ट्रक्चर अगर एक कंप्लीट कॉइल टाइप में बन गया तो वो हो गया हमारा टर्शियरी एंड लास्ट वन इज क्वार्टरनरी। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। 3-dimensional structure of proteins composed of multiple units, that is quaternary structure। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूजेज की। तो सिंपल सी बात है, लिविंग सेल्स, बहुत सारे इसकी यूजेज है। यूजेज आपको आई होप पता ही है, इसमें सीधा पढ़ सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये एक फिर से इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स या 5 मार्क्स में, ये 5 मार्क्स में नहीं बट 1 मार्क्स में। व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये आ सकता है क्वेश्चन। चलिए क्या करते हैं,
When a protein in its nature form is subjected to a physical change, like change in temperature, chemical change, or change in pH, the hydrogen bonds is disturbed. Due to this, the globules unfold and helix gets uncoiled and protein loses its biological activity और it loses its enzymatic activity, जिसको हम कहते हैं denaturation. प्रोटीन को जब भी प्रोटीन के नेटिव फॉर्म को हम सब्जेक्ट करते हैं सर्टेन स्ट्रेस से, बाय चेंज इन पीएच, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, क्या होता है, क्या है, प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था दैट इज हेलिकल स्ट्रक्चर, उसका जो हेलिक्स था उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड डिसरप्ट होता है, जिसकी वजह से हेलिक्स अनकॉइल्ड हो जाता है और प्रोटीन का अपना ओरिजिनल एंजाइमेटिक और बायोलॉजिकल एक्टिविटी ये लूज कर देता है, जिस फेनोमेनन को हम बच्चों कहते हैं डीनेचुरेशन. क्लियर है? चलिए, this is called denaturation of proteins. During denaturation, 2 degree and 3 degree structures are destroyed, but 1 degree structure remains intact. Primary structure अभी भी denaturation of proteins में intact रहता है, secondary and tertiary structures disturbed हो जाते हैं. चलिए, the coagulation of egg while on boiling is a common example of denaturation. ये भी important है, आप ध्यान में रख सकते हो. Another example is curding of milk, which is caused due to formation of lactic acid by bacteria present in the milk coagulation process का. चलिए, अब बात करते हैं अमाइनो एसिड्स. बेसिकली जो प्रोटीन्स हैं इसी के पॉलीमरिक फॉर्म है. क्या होता है अमाइनो एसिड्स, देखते हैं. द कंपाउंड्स विच कंटेन्स 1 अमाइनो ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड अमाइनो एसिड्स. मतलब C के ऊपर एक तो COOH हो सकता है और एक NH2 हो सकता है, बाकी एक R हो सकता है, H हो सकता है, कुछ भी. ऐसे कंपाउंड जिसमें एक अमाइंस ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों के दोनों प्रेजेंट हो, सच कंपाउंड्स आर रेफर्ड एज अमाइनो एसिड्स. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स है जो आपको जानने चाहिए. मैं टिक मार्क कर देता हूं. जैसे ग्लाइसिन, अमाइनो एसिड्स का इन जनरल स्ट्रक्चर क्या था? CHR COOH NH2. बच्चों, अगर ये RH से रिप्लेस हो गया, मतलब CH2 हो गया, NH2COH, इस अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं ग्लाइसिन. शॉर्ट फॉर्म में ग्लाई, इसका लेटर कोड है G. इवन इसको ग्लाई भी बोल सकते हैं. R किससे रिप्लेस हो गया? H से, ग्लाइसिन. R CH3 से रिप्लेस्ड हो गया. अगर R की जगह यहां पे CH3 लग गया, मतलब क्या हो गया? CH3 CHCOOH NH2. इसको हम कहते हैं एलानीन. क्या कहते हैं? एलानीन. थर्ड वन वेलाइन. R की जगह हम ये अल्काइल ग्रुप लगा दिए, और इसी तरह बाय चेंजिंग द अल्काइल ग्रुप वी विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. क्लियर है? चलिए, ये सब आइसोल्यूसिन अल्काइल ग्रुप ये है, इसका लाइसिन अल्काइल ग्रुप ये है. चलिए, इस लाइसिन में बेसिकली कितने अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट हो गए? 2 अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट हो गए. एक तो NH2 था ही, एक और NH2 लग गया. इवन यहां पे भी चलिए ग्लूटामिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो गए. क्लियर है? चलिए, ये सब आप देख सकते हो. ग्लूटामाइन आप याद कर सकते हो, एस्पार्टिक एसिड आप याद रख सकते हो. ये सब नहीं भी याद रखो चलेगा. सेरीन थोड़ा दिमाग में रख सकते हो, फंक्शनल ग्रुप OH है. सिस्टीन फंक्शनल ग्रुप SH है. अल्काइल की जगह CH2SH एज ए फंक्शनल ग्रुप लग चुका है. तो ये सब आप याद रख सकते हो. बस इसलिए मैंने ये टेबुलर फॉर्म में दे दिया कि कुछ कुछ जो वहां पे मैं टिक कर दूं उसको आप लिख सकते हो. ट्रिप्टोफैन इंपॉर्टेंट है, हिस्टिडाइन इंपॉर्टेंट है. ये दोनों अमाइनो एसिड्स आप याद रख सकते हो. चलिए, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स. तो बच्चों, इसको क्लासिफाई करने के हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं. पहला,
बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप, कि ये अमाइनो ग्रुप जो है यहाँ पे कहाँ पे किस कार्बन पे प्रेजेंट है। दूसरा ऑन द नेचर, एसिडिक नेचर क्या है, बेसिक नेचर क्या है, कैसा है। और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। 3 वे ऑफ क्लासिफाइंग अमाइनो एसिड्स। चलिए पहला हम बात करते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स की। अगर मैं बात करूं अल्फा अमाइनो एसिड्स की बच्चों, तो सिंपल सी बात है, अल्फा अमाइनो एसिड्स में अल्फा पोजीशन पे ही NH2 ग्रुप अटैच्ड है, मतलब C, इसी पे NH2 और इसी पे COOH, दोनों के दोनों जो फंक्शनल ग्रुप है अगर वो सेम कार्बन पे प्रेजेंट हो गए तो इसको हम बोलते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स। बीटा अमाइनो एसिड्स, ये कार्बन है हमारा अल्फा कंटेनिंग COOH, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब जो अमाइनो ग्रुप है, अमाइंस ग्रुप है, वो कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, बीटा कार्बन पे प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे बीटा अमाइनो एसिड्स। इसी तरह हमारे पास हो सकता है गामा अमाइनो एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन के रेफरेंस में अमाइनो ग्रुप इज प्रेजेंट एट द थर्ड कार्बन, दैट इज गामा अमाइनो एसिड्स। चलिए एग्जाम्पल, अल्फा अमाइनो एसिड्स ग्लाइसिन, NH2CH2COOH, ग्लाई, राइट। सेम कार्बन के पास COOH भी है, उसी कार्बन के पास NH2 भी है। ओके चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स है, एसिडिक अमाइनो एसिड्स, बेसिक अमाइनो एसिड्स एंड न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। चलिए देखते हैं। अगर मैं एसिडिक अमाइनो एसिड्स की बात करूं तो ये मैंने बोला था ग्लूटामिक एसिड, क्या यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, राइट एक अमाइनो बेसिक पार्ट प्रेजेंट है, 2 एसिडिक पार्ट प्रेजेंट है, ओवरऑल नेचर कैसा हो गया, एसिडिक। तो ग्लूटामिक एसिड्स कैसा अमाइनो एसिड्स, एसिडिक अमाइनो एसिड्स। आगे बढ़ते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड्स, मैं वहीं पे बोल रहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाइंस ग्रुप, तो हमारे पास एक लाइसिन था, लाइसिन में कितने अमाइन ग्रुप बेसिक पार्ट प्रेजेंट है, 2 अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। क्या इसके पास भी लोन पेयर, यहां पे भी कैसा नेचर इसका, तो लाइसिन इज अ बेसिक अमाइनो एसिड्स, ग्लूटामिक एसिड एसिडिक अमाइनो एसिड्स, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, न्यूट्रल अमाइनो एसिड सिंपल सी बात है, ऐसा अमाइनो एसिड जो पहले ग्लाइसिन की ही बात कर रहे थे वो न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। क्यों, एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, एक बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट दोनों का एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ भी सिमिलर ही है। चलिए, इक्वल नंबर मींस ऐसा अमाइनो एसिड्स जिसमें इक्वल नंबर ऑफ COH एंड इक्वल नंबर ऑफ अमाइंस ग्रुप प्रेजेंट हो, ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। क्लियर है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स। क्या अमाइनो एसिड्स वाटर में सॉल्युबल होगा, बिल्कुल होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वाटर में सॉल्युबल हो सकता है। कलरलेस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर स्ट्रांग हुआ तो पोलैरिटी ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा। बिहेव्स लाइक सैल्ट रादर देन सिंपल अमाइंस और कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये हमेशा आयनिक फॉर्म में रहता है, ज्विटर आयनिक फॉर्म में। क्यों, कार्बो, देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, C डबल बॉन्ड OOH, NH2 है, RH, एसिड का क्या टेंडेंसी होता है, H+ रिलीज करना, तो यहां से ये क्या करेगा, H+ रिलीज करेगा, और ये यहां पे ये प्लस माइनस फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में रहने की कोशिश करता है, इसी को हम कहते हैं ज्विटर आयन। क्लियर है। चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इन द एक्वा सॉल्यूशन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैन लूज अ प्रोटोन, बिल्कुल यही तो मैं कह रहा था, H+ लूज किया और ये बेस ने H+ एक्सेप्ट किया आयनिक फॉर्म में, ज्विटर आयनिक फॉर्म में, राइट बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं एंजाइम्स की तरफ। है क्या, बेसिकली एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। मेनली जैसे ही एंजाइम्स का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में 1-2 एंजाइम्स आता है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इन्वर्टेज, जाइमेज, हाँ या ना, एथेनॉल वगैरह के फॉर्मेशन में हम यूज करते हैं। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चों, यहाँ पे बहुत ज्यादा केमिस्ट्री इन्वॉल्व तो नहीं है, इंफॉर्मेटिव चीजें है, सो आप इजीली पढ़ सकते हो इसको।
Life is possible due to coordination of various chemical reactions in living organism. An example is the digestion of food. या बिल्कुल enzymatic reactions की वजह से ही हमारा digestion हो पाता है, right बच्चों? चलिए, this process involves a lot of sequence of reactions and all these reactions occur in the body under a very mild condition. बेसिकली हमारा जो डाइजेशन का भी प्रोसेस होता है वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस के ही प्रोसेस से होता है, हाँ या ना? हमारा बॉडी बहुत तरीके के एंजाइम सेक्रेट कर रहा होता है और उसी के हेल्प से हम हमारे शरीर में हमारे जो खाने का डाइजेशन प्रोसेस हो पाता है। चलिए बात करते हैं। दिस अकर्स विद द हेल्प ऑफ सर्टेन बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। बिल्कुल, ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर, ये इंपॉर्टेंट बात है, एंजाइम्स क्या हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर ए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। एंजाइम्स हमेशा स्पेसिफिक होते हैं, सबस्ट्रेट और रिएक्शन स्पेसिफिक दोनों। चलिए, द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एंजाइम इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। चलिए आगे बढ़ते हैं। Sometimes enzymes also named after the reactions in which they are used. The enzymes which catalyze the oxidation of one substrate with simultaneous reduction of other substrate are referred as oxidoreductants enzymes. बिल्कुल सही। The enzyme name ends with age. maltase, हाँ या ना? जैसे माल्टोज का कोई माल्टेज एंजाइम्स के साथ ये करा दिया तो बच्चों हमें मिल जाता है ग्लूकोज। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एंजाइम्स, ये मैंने पहले ही बोला था, ये दो हमें बहुत ही हमेशा याद रहता है। इनवर्टेज एंड जाइमेज। केन शुगर से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनाते हैं और इसी ग्लूकोज को जाइमेज के प्रेजेंस में हम एथेनॉल में फर्मेंटेशन रिएक्शन हमने पढ़ रखा है वहां पे यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विटामिन्स की। फिर से विटामिन्स की बात करें तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है रिक्वायर्ड इन द डाइट विथ ए स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस एंड फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर मैं विटामिन्स की बात करूं, अब काम की जो बात है, दो तरीके के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन, एक फैट सॉल्युबल विटामिन। अगर वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करूं तो सिंपल सी बात है, सॉल्युबल इन वाटर। फैट सॉल्युबल की बात करूं, soluble in organic solvents, mainly fats, ठीक है। हाईली टॉक्स, दे हैव हाई टॉक्सिसिटी, फैट में soluble है। जनरली जो विटामिन होते हैं बी, ई, के, ए, डी, ये सब के सब फैट soluble विटामिन है, जबकि विटामिन बी एंड विटामिन सी, मेनली विटामिन सी और इवन विटामिन बी, दे आर वाटर soluble विटामिन। ए, डी, ई के फैट soluble विटामिन, बी एंड सी वाटर सॉल्युबल विटामिन। एक बार फिर से मैं, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है। विटामिन दो तरीके के, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। साइट्रस फ्रूट्स वाला जो सोर्स है दैट इज विटामिन सी, वाटर सॉल्युबल। विटामिन बी वाटर सॉल्युबल, ए, डी, ई के फैट सॉल्युबल। क्लियर है क्या बच्चों? चलिए, अब हमारे पास डिफरेंट विटामिन हैं, उनका क्या सोर्स है और उनकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, ये हम लोग ये क्लास 7th ऑनवर्ड्स पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। विटामिन ए सोर्स, फिश, लिवर ऑयल, कैरेट, मेनली जो इसके डेफिशिएंसी से डिजीज होता है दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है बच्चों? चलिए, विटामिन डी, ठीक है, केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल, बहुत काम का नहीं है। जो इंपॉर्टेंट सोर्स है that is fish oil, buttermilk, etc. सनलाइट, मेनली ये जो इसके डिफिशियंसी से डिजीज होता है that is rickets, हाँ या ना? चलिए, विटामिन ई, इसके डेफिशिएंसी से जो डिजीज होता है that is न्यूरोसिस ऑफ हार्ट मसल्स या स्टेरिलिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। विटामिन के, इन विटामिन के का काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा होता है, राइट? इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग। इसका जो इंपॉर्टेंट सोर्स होता है दैट इज वेजिटेबल ऑयल, कॉलीफ्लावर। तो बच्चों ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? चलिए, कुछ दीज आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन। विटामिन बी1 फिर से इंपॉर्टेंट है, डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होता है,
टू विटामिन B2 की, तो इसके जो इंपॉर्टेंट सोर्स है डेट इज मिल्क, व्हाइट एग एंड ऑल दिस थिंग्स। मेनली रेडनेस ऑफ टंग होता है विटामिन B2 के डिफिशियंसी से। B5 केमिकल नेम नियासिन है या निकोटिनिक एसिड कहते हैं। डेफिशिएंसी से जो डिजीज होता है डेट इज पैलेग्रा। एंड इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑल फूड स्टफ्स, ठीक है। B3, B6 डर्मेटेसिस, B7 ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक B12 है डेट इज इंपॉर्टेंट, विटामिन B12, ठीक है। डेफिशिएंसी से बच्चों एनीमिया हो सकता है या हाइपर ग्लाइसीमिया हो सकता है। क्लियर है क्या? ये सब आप याद रख सकते हो, ये टेबल जस्ट आप एक बार लास्ट मोमेंट पे आप देख सकते हो और वहां से आप याद कर सकते हो। चलिए बच्चों अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। अगर मैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में बोलूं तो ये है क्या? सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर प्रोटीन से मिलता जुलता है, बट केमिकली ये टोटली डिफरेंट है। मेनली क्रोमोसोम्स में दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं, वन इज डीएनए एंड द अदर वन इज आरएनए। अगर न्यूक्लिक एसिड्स की बात करूं तो ये एस्टर है किसका? पॉली एस्टर है फॉस्फोरिक एसिड का विथ सुगर, फॉस्फोरिक एसिड्स विथ सुगर, ठीक है। अब हम बात करते हैं द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। द फर्स्ट वन डीएनए, द सेकेंड वन आरएनए। चलिए डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए स्टैंड फॉर राइबोस न्यूक्लिक एसिड्स। अगर मैं स्ट्रक्चरल डिफरेंस की बात करूं बच्चों, अगर मैं स्ट्रक्चरल डिफरेंस की बात करूं तो ये है, कलर चेंज करते हैं, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। जबकि आरएनए की बात करूं तो सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डीएनए के फंक्शन की बात करूं तो मेनली रिस्पॉन्सिबल है हेरिडिटी के लिए। आरएनए के फंक्शन की बात करूं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। अगर इसमें डीएनए के नाइट्रोजनस बेस की बात करूं तो यहां पे बच्चों जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है दैट इज एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। एडेनिन ए, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। जबकि मैं आरएनए की अगर बात करूं, राइबोस न्यूक्लिक एसिड्स की बात करूं तो यहां पे जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है दैट इज एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल, ठीक है। तो डीएनए डबल हेलिक्स, आरएनए सिंगल हेलिक्स। आरएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, राइट। आई होप आपको डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस समझ में आया होगा। बेसिकली यहां पे क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, जबकि दिस वन इज राइबोस न्यूक्लिक एसिड। सो बच्चों ये था हमारा ऑल अबाउट बायोमॉलिक्यूल्स। आई होप इसी के साथ हमारा आज की कहानी बायोमॉलिक्यूल्स की खत्म होती है। सबसे पहले हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, वहां बहुत सारी केमिस्ट्री इन्वॉल्व थी, मेनली कार्बोनिल कंपाउंड्स का एक बार फिर से रिवीजन हो गया। फिर बाकी चीजें ऑलमोस्ट इंफॉर्मेटिव थी जो आपको याद रखना है। आपको सिंपली आई रिक्वेस्ट यू कि आप जितने भी ये टेबल्स हैं, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट डेटा मार्क किए हैं वो सब आपको याद रखना है। इसमें मेनली जो याद रखना है, पहला डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चरल फंक्शनल डिफरेंस। अगर मैं पीछे से ही बात करूं तो डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस। उससे पहले हमें जो याद रखना है एंजाइम्स, और पहले विटामिन्स के बारे में, तो कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स का उसकी डिफिशियंसी से होता क्या है, ठीक है, उसका सोर्स क्या है। फिर कितने तरीके के विटामिन हैं? तो दो तरीके के, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल कौन सा था? तो BC था। फैट सॉल्युबल कौन सा था? ADEK था। इसके बाद अगर हम विटामिन से पहले हैं तो एंजाइम्स। एंजाइम्स में मेनली हमने देखा था दो तरीके का, मेनली हमारे पास दो एंजाइम्स था, एक इन्वर्टेज था, जाइमेज था, जो हम फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज कर रहे थे, राइट। अच्छा, इसके उससे पहले हमने देखा प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर,
टर्शियरी स्ट्रक्चर, बेसिकली स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स, एंड एक और इंपॉर्टेंट है उसमें अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड्स, अल्फा अमाइनो एसिड्स, ये सब हमने देखा। और सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में एक डिटेल्ड एंड थॉरो स्टडी किया। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।